हेलो फ्रेंड्स, टेच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। सीएमए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंट्स पेपर नंबर 6 फर्स्ट ग्रुप चैप्टर नंबर 3 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेक्चर नंबर 3। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कवर किया था कि सर 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स। दैट मीन्स कि अगर आपको ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स अगर प्रिपेयर करनी है तो आपको 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स कवर करने होता है। वो 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से थे वो हमने डिटेल में कवर किया था। सबसे पहला हमारा जो सर एसेट, इसके बाद लाइबिलिटी, इसके बाद कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड इनकम। ये 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं जिस पर पूरा अकाउंट्स इसी पर डिपेंड होता है। एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल, ये तीन जो आते हैं सर ये बैलेंस शीट के अंदर आते हैं, और एक्सपेंसेस और इनकम जो आते हैं वो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आता है। ओके, इसके बाद हमने कवर किया था सर ट्रेडिंग अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट्स में डेबिट साइड्स में आपको यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आता है, इसके बाद परचेज माइनस परचेज रिटर्न और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड में आपका सेल्स आता है माइनस सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में हम क्यों लिखते हैं ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिटेल में कवर किया था। अब हम आगे बात करते हैं आज के लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? सिंपल सर, आपने जो भी ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया, यानी कि बिजनेस को आपने गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज करने के बाद आपने जो गुड्स सेल्स किया उससे आपको क्या प्रॉफिट मिला वो आपका होता है सर ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट आपको कहाँ पे मिलता है सर? ग्रॉस प्रॉफिट आपको ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में यानी कि हमारे सर कुछ और अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, वो एक्सपेंसेस माइनस करेंगे इस प्रॉफिट में से, वो एक्सपेंसेस हम माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा सर? नेट प्रॉफिट मिलेगा। अब नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम एक और स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट्स, जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट्स। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट्स यहां पर प्रिपेयर करते हैं। देखिए ये जो होते हैं ये पूरे अकाउंट्स का समराइज ले, पूरे अकाउंट्स के जितने भी आपके लेजर्स रहते हैं उन लेजर्स का पूरा समराइज बैलेंस आपके एक लेजर्स के अंदर आता है। बस इतना फर्क है और कोई ज़्यादा उसमें फर्क नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट्स और पीएनएल और जो बाकी के लेजर्स होते हैं उसमें इतना कोई डिफरेंस नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर 2023-24। फॉर द ईयर का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो हम उसको समझते हैं। यहां पे लिखेंगे सर एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अमाउंट, इनडायरेक्ट इनकम एंड अमाउंट। ओके, अब सर बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट्स फॉर द ईयर क्यों लिखते हैं। सर जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक एक्सपेंसेस है सैलरी। सैलरी जो होता है वो एक्सपेंसेस 1 तारीख से लेके यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में हमने जितनी भी सैलरी दी होती है उसका टोटल अमाउंट आपका पीएनएल के अंदर आता है। एक महीने में आपने 40,000 दी, दूसरे महीने 50,000 दी, तीसरे महीने में आप 30,000 दी, सबका टोटल करेंगे तो यहाँ पे आपका फिगर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी में पूरे साल का टोटल फिगर आपका यहाँ पे आता है। तो इसीलिए बोलता है फॉर द ईयर, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट्स जो बनता है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है वो पूरे साल के बनते हैं। और बैलेंस शीट जो आपकी प्रिपेयर होती है वो सिर्फ एक दिन की प्रिपेयर होती है। जिस दिन आपकी बैलेंस शीट है उस दिन की है, नेक्स्ट दिन अगर एक भी ट्रांजेक्शन आपने किया तो आपकी जो बैलेंसेज है वो बैलेंसेज आपके बैलेंस शीट के चेंज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है सर, 1 अप्रैल से लेके कंपनी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट चलता हुआ आता है और 31 मार्च तक को क्लोज हो जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है और पीएनएल अकाउंट से आपको नेट प्रॉफिट मिलता है, और इस नेट प्रॉफिट को हम नेक्स्ट ईयर यानी कि कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं जो कि बैलेंस शीट में जाता है, बैलेंस शीट में आके कैरी फॉरवर्ड होता है। इसीलिए ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस हम ट्रेडिंग अकाउंट्स हमने पहले ही प्रिपेयर कर दिया था। ओके, अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कौन कौन से लेजर्स आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कौन कौन से लेजर्स आते हैं? द सेकंड इनकम स्टेटमेंट
is the profit and loss account is adapt after the determination of gross operating result. यानी कि सर ये ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस के बाद में आता है. दिस अकाउंट डिटरमाइंस द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड. ये किसी एक अकाउंटिंग पीरियड का होता है. अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है फिनेंशियल ईयर. इट इज प्रिपेयर बाय चार्जिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लॉसेज अगेंस्ट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड अदर इनकम्स. यानी कि सर अगर आपके जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें और कोई अदर इनकम आपकी आ रही है उसको हम ऐड करेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे. इट इज क्लोज बाय ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट नेट लॉस कैपिटल अकाउंट ऑफ द प्रोपराइटर और पार्टनर्स. यानी कि इसका जो भी नेट प्रॉफिट आता है उसको हम प्रोपराइटर के कैपिटल अकाउंट्स या अगर पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करता है. The following items will be appear in the debit side of the profit and loss accounts. Cost of sales. Cost of sales का मतलब जो भी आपने गुड सेल्स किया उसकी बात कर रहे हैं. It should be manufactured and sold for directly identified with goods and other expenses. आपके बिजनेस के कोई अदर एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम डेबिट करेंगे. चलिए इसके बाद सर आपके जो क्रेडिट साइड में अबनॉर्मल लॉस वो भी हम देखेंगे. क्रेडिट साइड में रेवेन्यू इनकम होगी सर और आपकी कोई अदर इनकम होंगे. ये है सर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड. यहाँ पे भी आप लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने फॉर द ईयर. अब सर यहाँ पर हम कवर करते हैं ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम है. इनडायरेक्ट इनकम में सबसे ऊपर का जो पार्ट आता है यहाँ पे ये आता है सर आपका ग्रॉस प्रॉफिट. ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये आपको जो ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. तो ये वाला फिगर आपका यहाँ पे आ जाता है. इसके बाद आपकी कुछ अदर इनकम्स होती है. ऐड अदर इनकम. सर अदर इनकम में कौन कौन सी आती है? अदर इनकम में हम यहाँ पे लिखेंगे सर अदर इनकम में आपकी जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई कमीशन रिसीव किया तो ये आपकी अदर इनकम्स आएगी. कमीशन रिसीव. अगर आपने बैंक से कोई इंटरेस्ट रिसीव किया तो बैंक इंटरेस्ट. सर अगर आपने कोई अदर इनकम्स और रिसीव की जो आपको यहाँ पे दिख रहा है सर अदर इनकम कमीशन रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एसेट्स. या फिर अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी थी आपने उसको रेंट पर दिया जहाँ से आपको रेंट रिसीव हो रहा है. सर अगर आपने कोई एसेट्स थी उस एसेट को सोल्व किया सेल किया तो उसे प्रॉफिट हुआ यानी कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स. तो ये क्या है सर? ये आपकी अदर इनकम है. ओके इन सभी इनकम को ऐड करेंगे तो यहां पर आपका एक टोटल फिगर आ जाएगा. अब इस फिगर में से हम जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उन एक्सपेंसेस को हम माइनस करेंगे. तो सबसे पहला एक्सपेंसेस तो आपका यहां पे आता है सर सैलरी. इसके बाद उन्होंने लिखा हुआ सर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या फिर हम बात करते हैं सर ऑफिस एक्सपेंसेस. हम बात करते हैं सर नॉर्मली कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस, ट्रैवल, ऑफिस रेंट, एडवर्टाइजमेंट, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, रिपेयर मेंटेनेंस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, बेड डेट्स, सेल्समैन कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, डेप्रिसिएशन. ये जो एक्सपेंसेस होता है ये सभी एक्सपेंसेस क्या होता है सर यहाँ पर इस तरह से डेबिट होता है. वो भी हम लिख लेते हैं. फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट. आप भी उसको अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिएगा. इंटरेस्ट ऑन लोन यानी कि सर आपने लोन लिया उसका इंटरेस्ट. बैंक चार्जेस, डेप्रीशिएशन जो भी आपकी एसेट्स होती हैं उस पर आपको डेप्रीशिएशन चार्ज करना होता है. लीगल एक्सपेंसेस, व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, देन लॉसेज ऑन सेल ऑफ एसेट्स. अगर आप कोई एसेट सेल्स कर रहे हैं वहां से अगर आपको लॉस हुआ है. डिस्काउंट पेड अगर आपने किसी को कोई डिस्काउंट दिया हुआ है. बेड डेट्स अगर आपका कोई पैसा डूब गया है. ये जितने भी हैं ये सभी आपके एक्सपेंसेस. इसमें से हम क्या करेंगे सर ये एक्सपेंसेस माइनस करेंगे. यहाँ पर आपको कुछ फिगर बचेगा. अगर इस फाइल का फिगर यानी क्रेडिट साइड का फिगर अगर ज़्यादा है और आपके डेबिट साइड का फिगर अगर कम है तो आपको क्या होता है सर नेट प्रॉफिट. और नेट प्रॉफिट क्या होता है सर ट्रांसफर कर लेते हैं. कहाँ पे करते हैं? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. ओके चल तो ये था सर सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का परफॉर्मा यानी कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर किया जाता है. इसके बाद आगे हम कवर करते हैं
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स जो होता है वो पार्टनरशिप अकाउंट्स के लिए होता है। पार्टनर्स और फर्म के बीच में, पार्टनर्स और फर्म के बीच के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स प्रिपेयर करता है, जो हम पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर देखेंगे तो वहां पर आपको ईजी तरीके से अच्छे से समझ में आएगा। आगे हम बात करते हैं सर बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट्स का सिंपल सा मतलब क्या होता है सर? बैलेंस शीट्स का मतलब हम ये मान के चलते हैं कि सर नाम ही उसका बैलेंस, नाम क्या है सर उसका? बैलेंस। जिन लेजर्स के बैलेंसेज होते हैं, जिन लेजर्स के बैलेंसेज होते हैं उनको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करता है। कौन कौन से ऐसे लेजर्स होते हैं जिनको हमको कैरी फॉरवर्ड करना होता है, यानी कि नेक्स्ट ईयर भी हम उसका यूज लेंगे, जिनको कैरी फॉरवर्ड करना होता है उनको बैलेंस शीट में लेते हैं। और हमने 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कवर किया था एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल। ये 3 जो ग्रुप होते हैं, ये जो 3 पिलर्स होते हैं, ये पिलर्स आपके बैलेंस शीट्स के अंदर इफेक्ट करता है। ओके, बैलेंस शीट इज द फाइनल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन द स्पेसिफाइड डेट। देखो यहां पर लिखा हुआ है सर स्पेसिफिक डेट, यानी किसी एक डेट को उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या। बैलेंस शीट देखने से आपको पता चलेगा कि बैलेंस पीएनएल जो अभी आपका जो बिजनेस है वो आपका ग्रोथ कर रहा है या फिर आपका ग्रोथ नहीं कर रहा है, पैरेलल चल रहा है, ये आपको बैलेंस शीट देखने से पता चलेगा। इट इज प्रिपेयर आफ्टर ड्राफ्टिंग इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट्स, पीएनएल अकाउंट्स। इट रिफ्लेक्ट द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कंसर्न द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बैलेंस शीट में भी ड्राफ्टेड आइदर हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट और वर्टिकल फॉर्मेट, दोनों फॉर्मेट में आप किसी भी फॉर्मेट पे कर सकते हो। द हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट लाइबिलिटी अपीयर्स इन द लेफ्ट हैंड साइड व्हाइल एसेट्स अपीयर इन द राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जो कि हमने देखा था, जो आपका राइट हैंड साइड होता है उसमें एसेट होते हैं और लाइबिलिटी साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है। It is the traditional format followed by the non-corporate commercial organization. The vertical format liabilities assets appear in the top and down sides. Okay, चलो अब सर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। सर इनके जो अकाउंट्स फाइनल करने होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें और कवर होती है, ये तो सर हमने सिर्फ क्या है ड्राफ्टिंग तैयार किया। क्या तैयार किया सर? अभी तो हमने सिर्फ ड्राफ्टिंग तैयार की है, इसमें अब कुछ एडजस्टमेंट होना है। वो एडजस्टमेंट क्या होंगे वो हम देखेंगे। अभी आपको ऐसा लगता होगा कि सर ये तो चैप्टर्स बहुत इजी है, ये तो हमने 11th 12th और सीएमए फाउंडेशन में पढ़ा हुआ। नहीं सर, ऐसा नहीं है, अब उसमें आगे एडजस्टमेंट आ गया। फाइनल अकाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर बैलेंसेस। Each of the ledger's account should be posted by income statement, trading profit and balances depend on the nature। वो अपने नेचर्स के हिसाब से ट्रेडिंग में जाएगा, पीएनएल में जाएगा और बैलेंस शीट में जाएगा। वो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर देख लिया था। Some adjustment may be required to made for honoring the accounting principle or rectifying some of existing error in the books, for which either adjustment entry or rectification entries may be required to be passed। That means कि सर अगर आपको बैलेंस शीट फाइनल करनी है तो आपको उसमें कुछ एडजस्टमेंट भी करने पड़ेंगे। अब वो कौन कौन से एडजस्टमेंट किस में करने पड़ेंगे वो हम देखेंगे। क्लियर? चलिए सर अब कुछ एडजस्टमेंट है, जो एडजस्टमेंट हम देखते हैं। सबसे पहला जो एडजस्टमेंट होता है सर वो होता है सर आपका क्लोजिंग स्टॉक। हमने क्लोजिंग स्टॉक की बात की थी कि क्लोजिंग स्टॉक को हमको कहाँ ले जाना होता है सर? क्लोजिंग स्टॉक को हमको ले जाना होता है क्रेडिट साइड में, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, लेकिन वही क्लोजिंग स्टॉक हमको बैलेंस शीट के डेबिट साइड में लिखना होता है, क्योंकि वो हमारी एसेट है। हमने सेल्स नहीं किया है, हमारे पास में पड़े हुए हैं, इसका मतलब हमारी एसेट्स है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्रूड एक्सपेंसेस, अब उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आगे। एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल्स, गुड्स विड्रॉल बाय प्रोप्राइटर्स, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, abnormal of stock, interest on capital, interest on drawing in case of partnership firm। सर ये जो एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट हमको ड्यूरिंग द सम हमको ये एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। अब सर इसको हम थोड़ा सा समझने की अगर कोशिश करते हैं तो यहाँ पर एक सम दे रखा है, उस सम को करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्रूड एक्सपेंसेस। ये क्या होते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखिए सर हम जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो एक्यूरल बेसिस के आधार पर मेंटेन करते हैं। एक्यूरल बेसिस का मतलब होता है कि जो एक्सपेंसेस जिस ईयर का है उसे उसी ईयर में रिकॉर्ड कर लेना है, चाहे पेमेंट आप बाद में दो या फिर पहले दे दो, या तो आपने उसका पेमेंट पहले दे दिया होता है या फिर पेमेंट आप बाद में दोगे।
अगर हम बात करते हैं कि सर अप्रैल मंथ का पेमेंट अगर हम मई मंथ में करते हैं तो सर आपका फिनेंशियल ईयर एक ही है, कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर आप दिसंबर मंथ का कोई पेमेंट था उसको आपने फरवरी मंथ में दिया, सर कोई टेंशन नहीं है क्योंकि फिनेंशियल ईयर एक ही है। अगर दिसंबर का मंथ का पेमेंट आपने मार्च मंथ में दिया, सर फिनेंशियल ईयर एक ही है। एक ही फिनेंशियल ईयर में अगर आप लेट पेमेंट भी करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अप्रैल मंथ का पेमेंट अगर आपने मार्च मंथ में करा, नेक्स्ट ईयर के मार्च मंथ में करा, तो भी कोई इश्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि सर फिनेंशियल ईयर एक ही है। लेकिन जब बात यहां पर तब आती है जब आपका फिनेंशियल ईयर चेंज होता है। जैसे यहां पे 31 मार्च 2023 ये जो फिनेंशियल ईयर है ये 23-24 है, और 1 अप्रैल 2023 ये जो फिनेंशियल ईयर, सॉरी ये 22-23 है, और ये 23-24 है। तो ये जो है ये हमारा फिनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है। जब आपका फिनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है तब आपको ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के एडजस्टमेंट करने पड़ता है। अब ये एडजस्टमेंट कैसे होंगे उसको देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर आपका सैलरी है, ठीक है, सैलरी है, सैलरी क्या करते हैं सर, हम मार्च मंथ की जो सैलरी होती है, मार्च मंथ की जो सैलरी होती है उसको हम अप्रैल में पे करते हैं। यानी कि अप्रैल, ये मार्च 2000 फॉर एग्जांपल 23 की थी और अप्रैल 2023 में आपने उसको पे किया। अब यहां पर सर आपका फिनेंशियल ईयर जो है ये चेंज हो जाता है। ये आपका 22-23 था और ये आपका 23-24 है। इसका पेमेंट आपने यहां पे किया। इसका मतलब अगर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे इस मंथ में, जैसे एक्सपेंसेस, जैसे हम किसी को कैश पेमेंट करते हैं या चेक से पेमेंट करते हैं तो सैलरी की क्या एंट्री पास करते हैं सर, ध्यान से समझो। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर हम बैंक से पास करेंगे तो बैंक एंट्री होगी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये सैलरी सर कहां जाएगी, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसका इफेक्ट कहां आएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स आपके उस एक पर्टिकुलर ईयर का बनता है। अब हमने मार्च की सैलरी पे की, मार्च की सैलरी हमने अप्रैल में पे की, तो अप्रैल में की अगर हम ऐसी एंट्री करेंगे कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये जो फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज मार्च का पेमेंट था वो हमने यहां पे किया 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज। अब ये जो एक्सपेंस है ये इस वाले अप्रैल मंथ का एक्सपेंसेस माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सर हमने एंट्री की है सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और 50,000 का जो मार्च का पेमेंट है हमने इस मंथ में किया हुआ है। तो फाइनेंशियल ईयर आपका चेंज हो जाता है। इसका जो एक्चुअल जो रिफ्लेक्ट था वो आपके इस ईयर में आना चाहिए था। तो उसके लिए क्या करते हैं सर, हम एक आउटस्टैंडिंग की एंट्री पास करते हैं, लाइक दैट प्रोविजंस हम बनाते हैं। अब प्रोविजंस कैसे बनाते हैं सर, एक्सपेंसेस तो आपको बुक करना ही है, एक्सपेंसेस तो आपको बुक करना ही है, तो क्या एंट्री होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट। अब ये एंट्री कब पास करनी है, 31 मार्च 2023 को पास करनी है। 31 मार्च 2023 को जो लास्ट डेट होती है हमारी फाइनेंशियल ईयर की, उस दिन आपको ये एंट्री पास करनी है। एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट आपका ऐसा ही होगा 2। अब सर यहां पर 31 मार्च को जो मार्च की सैलरी है उसका पेमेंट कर रहे हैं क्या, नहीं, आंसर इज नहीं, क्योंकि सर हम उस तारीख को 31 तारीख को पेमेंट नहीं करेंगे, हम तो 7 अप्रैल 10 अप्रैल को पेमेंट करने वाला है। इसलिए यहां पर हम लिखेंगे सर सैलरी पेबल, कि ये जो सैलरी है ये आपकी पेबल है, ऐसा हम यहां पे लिखते हैं। या फिर हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी आप लेजर से बना सकते हैं। या फिर आप उसको लिख सकते हैं सर प्रोविजन फॉर सैलरी। तीनों में से आप जो भी करोगे सब कुछ सही है। अब इसका जो हेड होगा, इसका जो हेड होगा वो होगा सर आपका करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में भी आप रख सकते हैं या फिर इसको आप प्रोविजंस में भी रख सकते हैं, किसी में भी रखेंगे आपका करेक्ट आंसर है। तो क्या एंट्री हुई सर, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल। ये कौन सी है, ये सर जो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसको बुक करने की एंट्री है। एज इट इज ही सर हम मार्च मंथ का रेंट अगर हम पे करेंगे अप्रैल में तो वही एंट्री होगी सर, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल, या फिर रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट, या फिर प्रोविजन फॉर रेंट, आप जो भी बना सकते हो। इसका भी हेड होगा सर आपका करंट लायबिलिटीज। क्लियर हो रहा है आपको यहां तक? आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि ये आउटस्टैंडिंग एंट्री कैसे होती है। ये एक्चुअली बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के समय हमको ये करनी होती है। ओके,
तो हमने पहला कंसेप्ट क्लियर किया। पहला कैसे सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड एक्सपेंसेस आपके ऐसे होते हैं। दूसरा हम बात करते हैं सर प्रीपेड एक्सपेंसेस। ध्यान से समझना सर, फॉर एग्जाम्पल हम इंश्योरेंस का पेमेंट करते हैं। किसका पेमेंट करते हैं सर, इंश्योरेंस पेड। इंश्योरेंस पेड किया हमने सर 12,000 रुपीज़, और वो किया सर सितंबर 2023 टू अगस्त 2024। ये एक फिनेंशियल ईयर था। उस फिनेंशियल ईयर मतलब इस ईयर तक, देखो इंश्योरेंस का कोई फिनेंशियल ईयर नहीं होता है। आपको जिस दिन आपने इंश्योरेंस किया उसके 12 महीने तक वैलिड रहेगा, इसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। तो हमने जो इंश्योरेंस करवाया सर ये सितंबर 2023 में करवाया और अगस्त 2024 तक वैलिड है, यानी कि 12 मंथ तक आपका ये जो इंश्योरेंस है ये वैलिड है। और आपने सितंबर में पेमेंट किया सर 12,000 रुपीज़। सितंबर में आपने पेमेंट किया सर 12,000 रुपीज़। अब ये जो 12,000 रुपीज़ का पेमेंट किया, हमारा जो फिनेंशियल ईयर है सर ये चलता है सर 31 मार्च तक, 31 मार्च 2024 तक ये चलता है, 31 मार्च 2024 तक। तो सितंबर से लेके मार्च 24 तक, सितंबर से लेके मार्च 24 तक कितने महीने होते हैं सर आपके पास में, फॉर एग्जांपल 7 महीने। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने। और यहाँ पे क्या होता है सर आपके 5 मंथ है, टोटल आपके 12 मंथ है। तो सर यहाँ पर ये जो 7 मंथ है तो आपके 7 मंथ की ही एक्सपेंसेस की एंट्री होगी, 7 मंथ के एक्सपेंसेस की ही एंट्री होगी। और यहाँ पे आपकी अलग से एंट्री होगी 5 महीने की नेक्स्ट ईयर में होगी। अब हमने क्या एंट्री पास की होगी सर, यहाँ पे नॉर्मली एक नॉर्मल जो अकाउंटेंट होता है वो क्या एंट्री पास करता है, वो पास करता है सर इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 12,000 टू बैंक, क्योंकि हमने उसका पेमेंट बैंक से किया होगा। क्लियर हो गया अब यहां तक। हमने 12,000 का पेमेंट सितंबर मंथ में किया, लेकिन 31 मार्च को हमको क्या सर एक और एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट एंट्री में हमको ये करना पड़ेगा कि सर आपके ये जो इंश्योरेंस का एक्सपेंस है ये टोटल 12 महीने होता है, तो उसमें से 5 महीने का जो एक्सपेंसेस है, जो पेमेंट हमने किया वो एडवांस में हमने कर दिया है, यानी कि नेक्स्ट ईयर का इस ईयर में हमने कर दिया है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, आपको एक एडवांस इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 5,000 टू, इंश्योरेंस को आपने 5,000 से ज्यादा डेबिट कर दिया था, अब आपको उसको 5,000 से कम डेबिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट। अब अगर आप इंश्योरेंस एक्सपेंसेस को पीएनएल में जाके देखेंगे तो उसका बैलेंस आपको 7,000 रुपीज ही दिखेगा, क्योंकि 5,000 क्या हो गया सर, उसको हमने एडवांस इंश्योरेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इसका जो हेड होगा वो होगा सर अब करंट एसेट। क्यों? क्योंकि सर हमने एडवांस में पे किया, अभी हमारी ये एसेट्स बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। अब नेक्स्ट ईयर ये एडजस्टमेंट होगा। अब ये 5 महीनों का एक्सपेंसेस उस मंथ में बिल्कुल करना पड़ेगा। तो ये करेंगे फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2024 को, 1 अप्रैल 2024 नेक्स्ट ईयर क्या एंट्री करेंगे सर, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। कितना अकाउंट, 5,000 टू, पेमेंट थोड़ी कर रहे हैं, पिछले वाले के साथ में सेट ऑफ कर रहे हैं। यहाँ पे जो एडवांस किया था, ये डेबिट किया था, इसको क्रेडिट कर देते हैं। अब ये हमने क्या कर दिया, एडवांस इंश्योरेंस। क्लियर हो गया। तो ये अब कहाँ चला जाएगा सर, ये आपके एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसमें से कुछ पेमेंट, 5,000 का पेमेंट हमने बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया ताकि उसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सके, और फिर बैलेंस शीट्स के अमाउंट को हमने पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया ताकि वो हमारे एक्सपेंसेस में चला गया। इसके बाद फिर आप सितंबर में एंट्री करोगे, आपकी एज इट इज एंट्री ऐसे होगी। तो ये था सर प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर आप नेक्स्ट ईयर का कोई एक्सपेंसेस प्रीपेड कर देते हो तो उस समय आपको ये वाले ट्रांजेक्शन पास करने होता है। ओके, चलिए एक्रूड इनकम। अब एक्रूड इनकम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो सर, एक्रूड इनकम का सिंपल सा मतलब होता है कि सर हमारी जो इनकम है वो इनकम एक्रू हो गई है लेकिन मिली नहीं है।
एक्रू का मतलब इनकम हो चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक आपने जॉब की, इसका मतलब सर 31 तारीख को आपकी सैलरी एक्रू हो गई, लेकिन आपको 7 तारीख तक मिली नहीं है, दैट्स कॉल्ड एक्रूड इनकम। तो ये एक्रूड इनकम कहाँ पे आती है सर? एक्रूड इनकम नॉर्मली हम बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट, ध्यान से समझना सर। एक्रूड इनकम, ठीक है, आराम से। एक्रूड इनकम सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट। सर फिक्स डिपॉजिट हम जो करते हैं, फिक्स डिपॉजिट हम जो करते हैं, ये फॉर एग्जांपल हमने 5 साल के लिए किया, 5 साल के लिए हमने डिपॉजिट कर दिया, 10 लाख रुपीज हमने डिपॉजिट किए एंड उस पर फॉर एग्जांपल 10% इंटरेस्ट रेट, हालांकि इतना तो नहीं होता है लेकिन 10% इंटरेस्ट रेट है, ताकि क्या से कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। अब सर ये हर साल आपको 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिलता है, हर साल आपको 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन ये इंटरेस्ट कब मिलेगा सर? आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, यानी कि जब आपका ये जो फिक्स एसेट सॉरी डिपॉजिट एसेट है, एफडी है, ये आपकी मैच्योर हो जाएगी, उस समय आपको टोटल 15 लाख रुपए मिलने वाला है। कितने मिलने वाले हैं सर? 15 लाख रुपीज आपको मिलने वाला है। अब अगर हम 15 लाख रुपीज, अब जब हम एफडी करवाते हैं तो इसमें क्या एंट्री करते हैं सर? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट 10 लाख टू बैंक अकाउंट। सब बैंक में हमारे सेविंग बैंक अकाउंट या करंट अकाउंट में पड़े थे, वहां से हमने एफडी करवाई, तो वहां से हमने 10 लाख रुपीज या ट्रांसफर कर दी। इसका हेड क्या रखना है सर हमको? डिपॉजिट एसेट्स, जो कि हमने 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स में कवर किया था। गॉट इट पॉइंट यहां तक। अब सर ये हमने करवा दी फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2021 को, 2022, 2023, 2024 और 2025। 31 मार्च 2025 को हमारी एफडी मैच्योर होगी, हमारी एफडी मैच्योर होगी, और उस समय हमको 15 लाख रुपए सर हमारे बैंक में आएंगे। कितने आएंगे? 15 लाख। तो क्या एंट्री होगी सर? ध्यान से समझना। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट में आएंगे 15 लाख, तो बैंक अकाउंट डेबिट 15 लाख टू 10 लाख, तो आपने जो डिपॉजिट किया था वही वापस मिल रहा है, तो आप यहां पे लिखेंगे सर फिक्स डिपॉजिट 10 लाख, तो आपके वही है जो आपने डिपॉजिट किए थे। फिक्स एसेट सॉरी डिपॉजिट एसेट्स सॉरी फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट 10 लाख रुपीज और 5 लाख रुपए आपको क्या मिल रहा है सर? इंटरेस्ट। तो यहां पे हम लिखेंगे सर इंटरेस्ट ऑन एफडी, ठीक है, 5 लाख। अब सर ध्यान से समझो, सर ये 5 लाख अगर हमने यहां पे इस तरह से इंटरेस्ट दिखाया, इसको हम कहां पे दिखाएंगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम उसको शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम इसको शो करेंगे। सर उस साल आपकी इनकम 5 लाख से बढ़ जाएगी और आपको उस पर ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं सर, ये जो भी इनकम आपकी एक्रू होती है, आपकी जो इनकम एक्रूड होती है, उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, उसका पेमेंट अभी आया है या नहीं आया है। तो हमने एफडी कब करवाई थी? 1 अप्रैल 2021 को हमने एफडी अप्रैल करवाई, तो 1 साल आपका कंप्लीट हो जाता है सर 31/3/2022 को आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है। तो 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 1 साल का इंटरेस्ट आपका एक्रू हो जाता है। मिला नहीं है, मिला तो आपको जब मैच्योरिटी होगी तब मिलेगा। एफडी का इंटरेस्ट तो आपको जब मैच्योरिटी होगी तब मिलेगा, लेकिन एक्रू हो गया तो हमें तो क्या करना है सर? एक्रूड की एंट्री करनी पड़ती है, क्योंकि हम एक्यूरल अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं। जो इनकम, जो एक्सपेंसेस जिस ईयर के हैं उसको उस ईयर में रिकॉर्ड करना है। ओके, जब अगर इंटरेस्ट आता, अगर इंटरेस्ट हमारे पास में आता तो हम एंट्री क्या करते हैं सर? बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि बैंक में आ जाता लेकिन आया नहीं है, तो उसके लिए एक और अकाउंट लिखते हैं, उसको लिखते हैं सर एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट
अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इंटरेस्ट ऑन एफडी। समझ में आया आपको? इजी है सर बहुत। देखो कितना सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट करना है। यहां अगर बैंक की जगह आपको एक और अकाउंट्स का नाम लिखना है, इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और उसका जो हेड है वो हेड आपको रखना है सर करंट एसेट्स। एक्रूड इंटरेस्ट यानी कि सर करंट एसेट। गॉट इट पॉइंट? ये जब हम बैलेंस शीट फाइनल करेंगे ना, वहां पर सर आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा सर, बहुत ज़्यादा काम आएगा। और यही आपके आगे क्वेश्चन बनने वाले हैं जो 15-15, 18-18 मार्क्स के बनने वाला है। पॉइंट एक एक पॉइंट्स को सर आप इजी तरीके से समझ गए। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से, अच्छे से, क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो यह है सर हमारा हो गया एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट टू एड्रेस इनकम। अब ये एंट्री ऐसे ही ऐसे सर 5 साल तक होती रहती है। 5, 4 एक एंट्री हुई, उसी तरह से दूसरी एंट्री हुई, तीसरी एंट्री हुई, चौथी एंट्री हुई, पांचवी एंट्री हुई। पांचों एंट्री होती है तो एक्रूड इंटरेस्ट के अंदर कितना अमाउंट चला जाता है? पांचों एंट्री मिलाकर एक्रूड इंटरेस्ट के अंदर कितना अमाउंट हो जाता है? तो 5 लाख रुपया। और यह इंटरेस्ट इनकम हर साल एक लाख रुपया उसके पीएनएल अकाउंट्स में जा रही है, ताकि हर साल आपको 1 लाख के ऊपर ही टैक्स पे करना पड़ेगा। एक साथ आपको 5 लाख के ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होगी। ओके, फिर लास्ट में जब मैच्योरिटी होगी तब एंट्री क्या होगी सर? आपके बैंक अकाउंट्स में तो आएंगे सर 15 लाख। बैंक अकाउंट में कितने आएंगे? 15 लाख। टू एफडी के आपके कितने आएंगे? 10 लाख। और बाकी के एक्रूड इंटरेस्ट, जो आपने एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट किया था उसको हम क्रेडिट कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये अमाउंट ट्रांसफर होके बैंक में चला जाएगा, और बैंक से हमारा 15 लाख रुपए हमारे बैंक खाते में आ जाएंगे। आई होप कि सर आपको बहुत इजी तरीके से ये वाला जो एक्रूड इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट है, यानी कि ये जो भी आपकी इनकम्स होती है, जिस तरह से एक्रू होती है, जिस ईयर में एक्रू होती है, हमें उसी ईयर में रिकॉर्ड करना होता है। तो आपको इसी तरह से रिकॉर्ड करना, और भी आपकी कोई अदर इनकम्स है उसको भी आप इसी तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये हमने एक्रूड इंटरेस्ट यानी कि एक्रूड इनकम के पार्ट्स को कवर किया। पहले हमने कवर किया था सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बाद में हमने एडवांस की बात की, एडवांस के बाद में एक्रूड इनकम की हमने बात की। ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे जो आपको समझ में आते थे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एज इट इज जैसे हमने एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस किया था, उसी तरह से आपने इनकम रिसीव्ड इन एडवांस किया। अब थोड़ा सा इस पॉइंट को भी अच्छे से समझ लेता है। क्या पॉइंट है सर? ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कैसे सर? कोई एक एग्जांपल्स बताओ, उससे हमको समझ में आ जाएगी सर। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई रेंट इनकम आ रही है। क्या आ रही है सर? आपकी रेंट इनकम आ रही है 10,000 रुपीज मंथली। 10,000 रुपीज मंथली आपकी रेंट इनकम है। ओके, सामने वाला जो पर्सन है, जो रेंटेड पर्सन है, उसने क्या किया सर? 6 महीनों का एक साथ पेमेंट आपको कर दिया, यानी कि 6 मंथ का 60,000 रुपीज आपको उन्होंने पेड कर दिया। 60,000 रुपीज उन्होंने आपको पेड कर दिया। लेकिन वो किसके लिए किया सर? वो उन्होंने किया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ये 6 महीनों का पेमेंट उन्होंने एक साथ हमको 60,000 रुपीज पेमेंट कर दिया। जनवरी मंथ में ये पेमेंट रिसीव हुआ तो हमने एंट्री क्या की सर? बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू रेंट इनकम, क्योंकि हमारी रेंट इनकम है ये, तो ये हमने रिसीव की 60,000 रुपीज। ओके, बाकी के सर दिसंबर तक का रेंट आपके पास में आ गया था, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का रेंट आपके पास में आ गया था। ओके, लेकिन अब ये जो रेंट है इस साल का तो आपका जनवरी फरवरी मार्च 3 ही महीनों का है, लेकिन आपने तो सर 60,000 बुक कर दिया, यानी कि पहले आपके जो 9 मंथ का 90,000 आया था, और अभी 6 महीने का आपने और रिकॉर्ड कर दिया 60,000, तो आपके टोटल कितना हो गया सर?
1,50,000, लेकिन आपका तो ऐसे 12 महीनों के हिसाब से रेंट तो 1,20,000 होना चाहिए था। तो 30,000 रुपये आपके क्या आ गए सर? 30,000 आपके एडवांस में आ गए, जो एडवांस के रेंट वो नेक्स्ट ईयर के हैं, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस इनकम में से उसको नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी सर? क्या एंट्री हो जाएगी? रेंट इनकम अकाउंट डेबिट, क्योंकि सर इनकम को हमने क्रेडिट करते हैं तो बढ़ती है, डेबिट करते हैं तो कम होती है। तो 30,000 रुपीज हम उसको डेबिट करेंगे टू एडवांस रेंट, टू एडवांस रेंट 30,000। अब आपने उसको डेबिट कर दिया तो आपके यहाँ पे 50,000 में से 30,000 माइनस हो जाएंगे, तो अब आपकी जो इनकम शो होगी वो 1,20,000 शो होगी आपके पीएनएल के अंदर, जो एक्यूरेट है। और ये एडवांस रेंट हमारी चली जाएगी बैलेंस शीट में, जिसको हम लिखेंगे सर करंट लाइबिलिटीज। ये क्योंकि ये हमारी क्या होती है सर? लाइबिलिटीज होती है। और नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे? उसको ट्रांसफर करेंगे। क्या ट्रांसफर करेंगे सर नेक्स्ट ईयर? एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट। कैसे करेंगे? एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट 30,000 टू रेंट इनकम। ये फिर नेक्स्ट ईयर के पीएनएल अकाउंट्स में चली जाएगी सर 30,000। क्लियर हो रहा है आपको? यहां तक इजी है? अच्छा लग रहा है आपको? पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मजा आ रहा है ना तो कमेंट में जरूर बताइएगा सर यस, हमको बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में और हमको समझ में भी आ रहा है। और अगर हम इस तरह से पढ़ाई करेंगे, छोटे छोटे कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे, तो सर हम सीए में अकाउंट्स के अंदर 90+ मार्क्स हम 101% प्राप्त करेंगे। और हमारा टारगेट तो यही है सर। हमने पहले भी आपको यही बोला था, रात को सोते टाइम आपको यही सोच के सोना है कि मेरे सीए में पास हो चुका हूँ, सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स से पास हो चुका हूँ और अकाउंट्स के अंदर 90+ मार्क्स है। बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन अकाउंट्स के बारे में आपको यही सोचना है कि अकाउंट्स में मेरे 90+ मार्क्स हैं। और 110% गारंटी के साथ में मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ इसी तरह से आप पढ़ाई करते रहेंगे और घर पर सेल्फ स्टडी भी करेंगे और साथ में हमारे साथ में आप कम्युनिकेशंस बनाए रखेंगे, यानी कि फ़ोन कॉल पे भी अगर हमसे जुड़े रहेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है सर? आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे रखी है व्हाट्सअप की, उस पर आप जो ग्रुप को ज्वाइन करें। उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाओगे, जहां पर हम जो भी हमारे अपडेशन हैं, जो भी हमारी एक्सरसाइज हैं, वो सब हम आपको इस ग्रुप के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। ठीक है सर? चल आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सर? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमने कवर कर दिया। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री सैंपल्स, इसके बारे में हम बाद में अच्छे से बात करेंगे। डेप्रिसिएशन, बेड डेट्स, प्रोविजन, अबनॉर्मल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स को हम अच्छे से कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपके क्या है सर? यहाँ पर आपके अभी सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं, तो ये 4 पॉइंट्स हम नेक्स्ट सम के अंदर कवर करेंगे और ये जो बाकी के हमारे जो 4 पॉइंट्स बचे हुए हैं उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए एक बार आप इसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करिए, खुद के सेल्फ नोट बनाइए। और मैंने ये जो टाइप किया हुआ है, यानी कि ये जो टाइप्स किया हुआ है, ये जो मैंने लिखा हुआ है, उसका भी मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट्स के अंदर ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जहां पर आप उसको सेल्फ नोट के रूप में आप उसको लिख सकते हैं। स्टार्टिंग से लिखा हुआ है सर, बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड से लेके ये पूरा पार्ट्स हमने अभी तक कवर किया हुआ है। जितना पार्ट्स हमने कवर किया हुआ है वो सब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, चलिए, तो ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा और अपने अदर फ्रेंड्स को, जो दूसरे फ्रेंड्स हैं आपके, उनको भी आप इस ग्रुप में जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए और सीए में अकाउंट्स 90+ मार्क्स के बारे में सोचते रहिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगर रात को देख रहे हैं तो गुड नाइट, टेक केयर एंड स्वीट ड्रीम।